नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। दुनिया भर की खास बड़ी खबरें। इस खास शो में हम बात करेंगे उन बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के हर कोने में और बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्या खबर है आपके लिए खास। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिक्स वर्सेस डॉलर की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ब्रिक्स देशों को टैरिफ की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि ब्रिक्स डॉलर को कमजोर करना चाहता है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप को यह डर क्यों सता रहा है? ब्रिक्स देश आखिर कौन सी रणनीति बना रहे हैं जो ट्रंप को परेशान कर रही है? ट्रंप को डॉलर के कमजोर होने का आखिर क्यों खतरा है? क्या पुतिन जिनपिंग के साथ में ब्रिक्स देश नई करेंसी ला रहे हैं? साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका का डॉलर दुनिया में इतना ज्यादा पावरफुल हो गया, कैसे अमेरिका की करेंसी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड का बड़ा जरिया बन गई। इसके बाद में बात करेंगे शटडाउन की। अमेरिका में शटडाउन को करीब 15 दिन हो गए हैं, कामकाज ठप हो गया है, कर्मचारी छुट्टी पर हैं, लोगों की सैलरी नहीं आ रही, लेकिन अमेरिका में सरकार किसी भी नतीजे पर पहुंच ही नहीं पा रही है। फंडिंग बिल को लेकर विवाद लगातार है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में ये विवाद थम ही नहीं रहा। 8वीं दौर की बातचीत हुई, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। और आखिर कब तक अमेरिका की सरकार शटडाउन रहेगी? क्या ट्रंप अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो करीब 35 दिनों का था? क्या अमेरिका में शटडाउन से महामंदी आ जाएगी? ये भी बड़े सवाल है। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिकी पासपोर्ट की। हर स्तर पर अमेरिका लगातार झटके पे झटका उसे लग रहा है। अब अमेरिका पासपोर्ट की टॉप 10 सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स की लिस्ट से अब वो बाहर हो चुका है। क्या ये गिरावट अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव के संकेत हैं या फिर सिर्फ एक अस्थायी दौर? कौन से देश अमेरिका से आगे निकल आए हैं वो भी आगे हम आपको बताएंगे। इसके बाद में बात करेंगे ब्रिटेन की, जिसने वीजा पॉलिसी में जबरदस्त बदलाव किया। यानी अगर ये कहा जाए कि ब्रिटेन जाने का सपना अगर आप देखते हैं तो आपको ये खबर ध्यान से देखनी होगी, क्योंकि ब्रिटेन जाने के लिए अब कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। वो बदलाव क्या है आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, और सरकार ने आखिर ये बदलाव क्यों किए हैं। वो कौन सा टेस्ट है जो ब्रिटेन जाने के लिए आपको पास करना ही पड़ेगा, और इसका कितना असर दुनिया पर पड़ने वाला है। ये तो ये बड़ी खबरें हैं जो आज हम वर्ल्ड नाउ पे चर्चा करेंगे। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड नाउ में टैरिफ किंग ट्रंप की धमकी की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ब्रिक्स देशों पर टारगेट किया है, ब्रिक्स देशों को निशाना साधा है और नया टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ब्रिक्स डॉलर पर सीधा हमला है और मैं डॉलर पर बहुत सख्त हूं। जो भी डॉलर में व्यापार करेगा उसे फायदा होगा, लेकिन जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन हम उन पर टैक्स जरूर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स डॉलर पर अटैक है। ट्रंप ने भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को एंटी यूनाइटेड स्टेट्स तक कहा है। ट्रंप ने इसी को अमेरिका की आर्थिक ताकत को कमजोर करने की कोशिश बताया। ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ब्रिक्स सालों से डॉलर का विकल्प खोज रहा है और स्थानीय करेंसी में व्यापार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ट्रंप साफ कह चुके हैं कि अमेरिकी डॉलर की ताकत को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के सामने झुकने नहीं देगा। इसके साथ ही ट्रंप ने चीन को लेकर भी सीधे हमला बोल दिया है। ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाया कि उसने अमेरिका की बजाय हाल ही में अर्जेंटीना से सोयाबीन खरीदने का फैसला लिया, जिससे वॉशिंगटन और ब्यूनस आयर्स के बीच में संबंध कमजोर हुए। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट सामने आई। उसमें ट्रंप लिखते हैं कि चीन ने जानबूझकर अमेरिकी सोयाबीन किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया है। ट्रंप ने चीन पर अमेरिका की निर्भरता कम करने की चेतावनी दी है और कहा है कि हम चीन के साथ कुकिंग ऑयल या फिर अन्य व्यापारिक वस्तुओं का सौदा खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। समझिए जरा ये डोनाल्ड ट्रंप आखिर किस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं। अमेरिका खुद उत्पादन करने में सक्षम है, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। ट्रंप ने पहली बार टैरिफ की धमकी नहीं दी। समझिए, पहले भी ब्रिक्स देशों पर टैरिफ की धमकी डोनाल्ड ट्रंप देते आ रहे हैं। हालांकि भारत पर तो टैरिफ वो लगा भी चुके हैं, लेकिन बार बार
ट्रंप आखिर ऐसा क्यों कह रखे हैं, इसके पीछे की वजह भी बहुत खास है, वो वजह भी आपको समझनी चाहिए। दरअसल अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो अब उस पर एक तरह से बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि ब्रिक्स और एससीओ के देशों ने काम करना शुरू कर दिया है, डी डॉलराइजेशन। इस पर बार बार डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन के जरिए डॉलर को कमजोर करने की साजिश में लगा है और हम इसे नाकाम करेंगे। लेकिन ब्रिक्स इसे पूरा करने की कवायद में जुटा है। 2024 में ब्रिक्स समिट रूस के कजान में हुई थी, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में ब्रिक्स करेंसी का ऐलान किया और डी डॉलराइजेशन का आइडिया एक तरह से उन्होंने एस्केलेट किया और यहीं से इसे आगे बढ़ाया। यानी एक तरह से अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर को छोड़कर दूसरी करेंसी में व्यापार करना। ब्रिक्स देश खुद की करेंसी में व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं और इसके लिए एससीओ समिट जो अभी हाल फिलहाल चीन के शंघाई में हुई थी, उसमें भी अमेरिकी डॉलर पर डिपेंडेंसी को कम करने को लेकर चर्चा हुई। चीन ने एससीओ में यह प्रस्ताव रखा था कि हम एक अलग डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे और पेमेंट सिस्टम भी होना चाहिए, क्योंकि अभी पेमेंट डॉलर में होता है। अब आइए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ब्रिक्स में आखिर देश कौन कौन से हैं, ये भी समझिए। 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई और इससे पहले ब्रिक के नाम से BRIC के नाम से जाना जाता था। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन ये 4 देश सदस्य थे। लेकिन 2010 में इसका विस्तार हुआ और इसके साथ में साउथ अफ्रीका भी जुड़ा और इसके बाद इस समूह का नाम हुआ ब्रिक्स। 2024-2025 से नए सदस्य देशों को इसमें जोड़ा गया और अब पहले जिससे 4 से शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे ब्रिक्स में अब कुल 11 देश शामिल हो चुके हैं। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका भी इसका साथी है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा मिस्र भी इसका हिस्सा है, इथियोपिया इसका हिस्सा है, ईरान ब्रिक्स का हिस्सा है, इंडोनेशिया, यूएई, सऊदी अरब, ये वो 11 देश हैं जो ब्रिक्स का हिस्सा है। अब ब्रिक्स को 5 देशों ने मिलकर बनाया था। ब्रिक्स ने अपने साथ में फुल मेंबर बनाने के अलावा कई देशों को स्पेशल स्टेटस भी दिया है। जी हाँ, ब्रिक्स ने पिछले कुछ समय में 9 देशों को अपनी तरफ से स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया और इन देशों में अल्जीरिया शामिल है, नाइजीरिया, युगांडा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, बेलारूस और बोलीविया भी शामिल है। ब्रिक्स का कुनबा बढ़ने से विश्व राजनीति में भी बदलाव आ रहा है। इसमें 2 सबसे बड़े कारण हैं। एक तो ब्रिक्स में शामिल देशों की कुल जीडीपी भी काफी बड़ी हो गई है और दूसरा कि ब्रिक्स के पास दुनिया की करीब आधी जनसंख्या है। ब्रिक्स ने खुद को पश्चिमी देशों की अगुवाई वाले वित्तीय संसाधनों के विकल्प के तौर पर पेश करना शुरू किया और इसका जो सबसे बड़ा असर है वो है अमेरिकी डॉलर पर इसका दिखना, क्योंकि ब्रिक्स देश वैकल्पिक भुगतान की तरफ देखते हैं और ब्रिक्स की जो सबसे बड़ी मंशा है और लक्ष्य डॉलर का विकल्प खोजना ही रहा है। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि ब्रिक्स देशों के नेता अपनी एक अलग करेंसी आखिर बनाना क्यों चाहते हैं, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है और इसे डी डॉलराइजेशन आखिर क्यों कहा जा रहा है। अब समझिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर भारत सऊदी अरब से कच्चा तेल खरीदता है तो उसे इसका भुगतान अमेरिकी करेंसी यानी कि यूएस डॉलर में करना होता है, जबकि भारत की अपनी करेंसी तो रुपया है और सऊदी अरब की भी करेंसी जो है वो डॉलर तो है नहीं। सऊदी अरब की अपनी करेंसी है सऊदी रियाल, लेकिन व्यापार होता है डॉलर में, यानी कि सीधा सीधा अमेरिकी करेंसी पर इसका व्यापार किया जाता है और इसीलिए ब्रिक्स देश डी डॉलराइजेशन चाहते हैं, यानी कि जिस देश की एक तरह से कहा जाए कि उसका इन्वॉल्वमेंट ही ना हो लेकिन करेंसी उसकी इस्तेमाल की जाती है। अब डी डॉलराइजेशन को आप समझिए जरा। दुनिया में अमेरिकी डॉलर कम इस्तेमाल करना, डॉलर को छोड़कर किसी और करेंसी में व्यापार या फिर डिपेंडेंसी बढ़ाना, डॉलर पर निर्भरता कम हो सके, ये एक मुख्य कारण है। अमेरिकी डॉलर का प्रभाव पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है। अब उस दबाव को कम करना हो, अमेरिकी सैंक्शन से बचने के लिए, अपनी पैसे की ताकत बढ़ाने के लिए डी डॉलराइजेशन पर लगातार कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अब समझिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार, हर बार ब्रिक्स को अमेरिका के खिलाफ बना एक समूह बताया
और अब ब्रिक्स ने वाकई में अमेरिका को जियोपॉलिटिकल ताकत का एहसास करवा दिया है। ट्रंप को अब ये डर सताता है कि कहीं ब्रिक्स डॉलर की बादशाहत को चकनाचूर ना कर दे, और ब्रिक्स के एजेंडे को देखकर तो लगता भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि चीन और रूस बहुत पहले से ऐसा करना चाह भी रहे थे, लेकिन भारत ने अपने वीटो से रोक रखा था। ब्रिक्स को निशाना बनाने के लिए ट्रंप ने भारत और ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा दिया, दक्षिण अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगा दिया और बाकी के देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अब ब्रिक्स अपनी करेंसी बना रहा है या फिर बनाएगा, इसकी चर्चा कब शुरू हुई ये भी आपको जानना चाहिए। दरअसल वक्त था 23 अक्टूबर 2024, यानी कि लगभग 1 साल पहले। इसको रूस के कजान में ब्रिक्स समिट हुई और उसकी एक तस्वीर जो है चर्चा में आई, और वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, ये ब्रिक्स की करेंसी को लेकर। अब जब ये तस्वीर सामने आई, वो थी करेंसी का नोट। रूस के अधिकारी ने पुतिन को एक करेंसी नोट दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने वो नोट सबको बाकायदा दिखाया भी, और उसकी तस्वीर है। देखिए, व्लादिमीर पुतिन के हाथ में आपको एक नोट नजर आता है, और ये नोट दरअसल उसी करेंसी का है। अब आप कहेंगे ये ऐसी करेंसी है जो इसके पहले शायद नजर नहीं आई। पुतिन ने जब वो नोट सबको दिखाया और रूस के सेंट्रल बैंकों को एक तरह से सौंप दिया, बाकायदा रूस के मीडिया ने इसकी तस्वीर जारी भी की। ये नोट इस वक्त चर्चा का विषय बन गया था, भारत में भी। क्यों? क्योंकि इस पर आपने देखा होगा, इस जो तस्वीर को एक बार फिर से हम दिखाएंगे, उस पर आगरा का ताजमहल और भारत का झंडा भी लगा हुआ था। देखिए जरा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये करेंसी है, और इसमें आपको इंडिया फ्लैग और भारत का ताजमहल नजर आ रहा है। ताजमहल और भारत का झंडा जब इस करेंसी में नजर आया तो पूरी दुनिया ने इन तस्वीरों की सबसे ज्यादा चर्चा की। उस नोट को अभी से प्रतीकात्मक माना गया है, जिसका मतलब यह है कि ना तो ब्रिक्स देशों ने इस नोट को स्वीकार किया और ना ही ब्रिक्स देशों के अंतिम करेंसी ये होगी। सिर्फ ये दर्शाने के लिए बनाया गया था कि भविष्य में ब्रिक्स देशों के नेता अपनी कैसी करेंसी तैयार कर सकते हैं, और यही एक तरह से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की चिंता को बढ़ाता है। अब बात करते हैं डॉलर की। दुनिया में एक से बढ़कर एक ताकतवर देश है, लेकिन इसके बावजूद डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाया गया। आखिर ऐसा क्यों? ऐसी क्या मजबूरी रही दुनिया की जो सिर्फ डॉलर को ही चुना गया था? अमेरिका के सैंक्शन से किसी देश की इकोनॉमी आखिर इतनी ज्यादा प्रभावित क्यों होती है, और सिर्फ अमेरिका के सैंक्शन की ही बात आखिर क्यों होती है? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए अमेरिकी डॉलर को ही सबसे विश्वसनीय करेंसी माना जाता है। आज डॉलर के बगैर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ सकता है, लेकिन एक वक्त था जब अमेरिका भी चवन्नी का मोहताज था। जी हाँ, अमेरिका की अगर अपनी कोई करेंसी की बात करें तो अमेरिका की कोई अपनी करेंसी नहीं थी, लेकिन डॉलर ने अमेरिका को दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बना दिया। डॉलर की कहानी बेशक अमेरिका की आजादी के बाद शुरू हुई, लेकिन इससे पहले अमेरिका के स्पेन में सिल्वर डॉलर्स का इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल 17वीं शताब्दी में अमेरिका पर ब्रिटेन का बड़ा कब्जा था, और ब्रिटिशर्स अपनी गुलामी की बेड़ियों में जकड़े देशों को करेंसी सप्लाई करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते थे। अब ऐसे में स्पेनिश सिल्वर डॉलर ही अमेरिका की डी फैक्टो करेंसी बन गया। अब अमेरिका में डॉलर की एंट्री किस रूप में हुई है, आइए मैं आपको समझाती हूँ। पहले चांदी के सिक्कों से लेन देन होता था शुरुआती वक्त में, लेकिन उसके बाद अमेरिका में चांदी की कमी होने लगी। 1690 में सरकार ने इसके बाद में शुरुआत की पेपर करेंसी की। 1785 आते आते अमेरिकन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, और अमेरिकी रिवॉल्यूशन शुरू होने के बाद में डॉलर अमेरिका की आधिकारिक करेंसी बनाया गया। 1913 में अमेरिका के फेडरल रिजर्व की स्थापना की गई। इसके बाद 1914 से डॉलर की छपाई का काम जो है वो फेडरल रिजर्व को सौंपा गया। अमेरिकी डॉलर की वैश्विक करेंसी बनने की कहानी भी बेहद ज्यादा दिलचस्प है, वो भी आपको जाननी चाहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते से। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड्स शहर में 44 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए, और इस दौरान अमेरिका ने सभी देशों को यह भरोसा दिलाया कि अगर वो सोने की बजाय डॉलर में व्यापार करें तो अमेरिका ने इसके लिए एक कानून पास किया, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति डॉलर लेकर बैंक में जाता है तो उसे डॉलर के बदले सोना दिया जाएगा। समझिए कैसे उसको और भी ज्यादा तवज्जो दी गई।
अब आखिर डॉलर ग्लोबल करेंसी क्यों है, ये भी आपको समझना चाहिए। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आखिर डॉलर ग्लोबल करेंसी क्यों है? ज्यादातर देश डॉलर में ही व्यापार करते हैं, इसीलिए इसको ग्लोबल करेंसी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त में हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन उस समय अमेरिका की जो करेंसी थी वो स्थिर थी, वो इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर नहीं थी। लेकिन अन्य देशों ने यूएस डॉलर में व्यापार करने का फैसला किया, क्योंकि सभी की अलग अलग करेंसीज रही। तो ये फैसला लिया गया कि एक कोई करेंसी हो, उस समय यूएस डॉलर चुना गया। जरूरत पर अमेरिका डॉलर्स में के बदले में गोल्ड रिजर्व से सोना देगा, ये बात भी इस दौरान ये निर्णय लिया गया। दरअसल सोने में व्यापार करना उस समय बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी और इसीलिए ही एक तरह से इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। एक जगह से दूसरी जगह पर सोना लेकर जाना बहुत ज्यादा रिस्की माना जाता था। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी संख्या में सोना लेकर नहीं जाया जा सकता था। तो इसीलिए व्यापारियों को अमेरिका का ये सुझाव बेहतर लगा कि आप डॉलर लो और उसके बदले में आप सोना लो। अब जैसे ही इसकी शुरुआत हुई तो ज्यादातर देशों ने अमेरिकी बैंकों में बाकायदा सोना जमा करना शुरू कर दिया। सब अपने अपने बैंकों में सोना जमा करते थे और इसके बाद में यूएस डॉलर जो था उससे ही व्यापार की शुरुआत की गई। यहां से ही ये कहा जाए कि जो डॉलर था वो ग्लोबल करेंसी बनना शुरू हुआ और यहां पर पूरा भरोसा था कि वो जब चाहें अमेरिकी बैंक को डॉलर देकर अपना गोल्ड वापस ले सकते हैं। इसी कड़ी में बड़े पैमाने पर अन्य देशों ने भी डॉलर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हालांकि 1971 में अमेरिका ने डॉलर के बदले सोना देने का कानून रद्द कर दिया। इसके बाद में अमेरिका ने बाकायदा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट शुरू किया, जिसका असर आज तक नजर आता है। हर दिन डॉलर की कीमत बदलती रहती है, जिसकी तुलना बाकी के देशों की करेंसी से बाकायदा की जाती है। समझिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद में अमेरिका ने बर्बाद हुए, डिस्ट्रॉय हुए देशों के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं बनाई और यूरोप जो ऐसा देश है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो चुके थे, उन्हें दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन देना शुरू किया। इन दोनों को लेकर डॉलर में ही एक तरह से इन देशों को ये पैसे चुकाने थे। अब अमेरिका के इस प्लान को मार्शल प्लान बोला गया, जिसमें 13.3 बिलियन डॉलर लोन दिया गया था। अमेरिका ने पूरी दुनिया में डॉलर को सर्कुलेट किया और दुनिया के देश सिर्फ डॉलर पर ही भरोसा रखते थे। अब बात करें अगर दुनिया में डॉलर की, तो आज भी एक तरह से देखा जाए तो दुनिया का करीब 54% व्यापार जो है वो डॉलर में होता है, 54%। विदेशी मुद्रा लेन देन में भी डॉलर का ही हिस्सा है और वो बहुत बड़ा हिस्सा है, 88%, 88% का। वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में भी डॉलर का एक बड़ा हिस्सा 58% का माना जाता है, यानी कि ये मान के चलिए अपने आप में आधी से ज्यादा उसका हिस्सा है। 1999 से 2019 तक व्यापार में 96% डॉलर का इस्तेमाल होता रहा, यानी कि बहुत ज्यादा वक्त पीछे नहीं गया। अगर एशिया की बात करें तो एशिया तक में व्यापार के लिए 74% डॉलर का ही व्यापार होता है, डॉलर का इस्तेमाल होता है। दुनिया के जो बाकी हिस्से हैं वहां पर भी 79% तक डॉलर का ही इस्तेमाल होता है, यानी कि दुनिया में भी आप व्यापार किसी भी देश में करें, लेकिन जो व्यापार होगा वो होगा डॉलर में। इसीलिए बार बार डॉलर को ग्लोबल करेंसी कहा गया, जिससे अमेरिका की करेंसी और भी ज्यादा मजबूत होती चली गई और भी ज्यादा स्थिर रहती गई। और क्योंकि पेमेंट सिस्टम के लिए पूरी दुनिया अमेरिका के ही स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम का एक तरह से इस्तेमाल करती है और इसीलिए अमेरिका की पांचों उंगलियां हमेशा घी में रहती हैं और अमेरिका भी अपने हित साधने के लिए इसका बहुत फायदा उठाता है। अब स्विफ्ट दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों में 11,000 से ज्यादा बैंकिंग संस्थानों को जोड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब इसको अगर इसके पूरे स्विफ्ट नेटवर्क को समझाऊं, समझिए एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क स्विफ्ट है और बैंकों को कोड फॉर्म में एक तरह से मैसेज भेजता है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में होने वाली तमाम गलतियां इससे कम होती हैं, इसमें यह दावा किया जाता है। अब स्विफ्ट सिस्टम की जो शुरुआत है वो होती है 1977 में। इसे ग्लोबल ट्रांजैक्शन का एक तरह से व्हाट्सएप कहा जाता है। अब आसान भाषा में अगर इसे समझे तो ये मान लीजिए कि भारत का बैंक अमेरिका के किसी बैंक को पैसे भेजना अगर चाहता है तो भारत का बैंक स्विफ्ट नेटवर्क का ही इस्तेमाल करेगा और संदेश भेजेगा, जिसमें यह बताया जाता है कि आखिर कितने पैसे हैं, किसे भेजना है और इसके लिए स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल होता है।
इसके बाद भी जाकर अमेरिका का बैंक उस मैसेज के आधार पर ही पैसे को आगे बढ़ाता है, पैसा देता है। स्विफ्ट खुद पैसे कभी नहीं भेजता, ये सिर्फ एक तरह से मैसेज भेजने का सिस्टम है। स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली ही ग्लोबल ट्रांजैक्शन को मैनेज करने का काम करती है और अगर कोई भी देश इससे बेहतर होता है तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर भी नहीं पाता। फॉरेन फंडिंग रुक जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाएगा। स्विफ्ट नेटवर्क से किसी भी देश को निकालना मतलब फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है। लेकिन इसमें जो ज्यादातर कंट्रोल है वो अमेरिका का ही। रूस को अमेरिका ने पहले निकाला था, ईरान को भी बाकायदा निकाला था, जिसकी वजह से इनकी अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। अब आज की तारीख में अमेरिका डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। जो देश अमेरिका के हिसाब से नहीं चलता, अमेरिका चाहे तो उन्हें रातों रात उनकी अर्थव्यवस्था को जमीन पर ला दे। अब अमेरिका का जो सैंक्शन है वो इसी रूप में अमेरिका ऐसे देशों पर सैंक्शन लगाकर दबाव बनाता है और ये भी दो तरह के हैं, एक है प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी सैंक्शन। प्राइमरी में यूएस की कंपनी इंस्टीट्यूट्स और नागरिकों से उस देश के साथ में बिजनेस करने से मना कर देता है, जिससे कंपनियां उस देश से पीछे हट जाती हैं, जिससे इन्वेस्टमेंट रुक जाती है और बाकी के जो दो देश हैं वो इन्वेस्ट करने से बाकायदा भागना शुरू कर देते हैं। यूएस यूरोप की कंपनियां दुनिया भर में, ऐसे में जब ये देश पीछे हटते हैं तो इनको देखकर बाकी देश भी पीछे हट जाते हैं। अब सेकेंडरी सेक्शन क्या है? सेकेंडरी सेक्शन वो जो अमेरिका जब लगाता है उसमें दरअसल होता यह है कि जिस भी देश पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे उसके साथ में अगर कोई भी देश व्यापार करता है तो उस पर भी सैंक्शन लगा दिया जाएगा और वो एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड से आइसोलेट हो जाएगा, उसकी फंडिंग भी रुक जाएगी। अब देखिए, ईरान पर अमेरिका ने सेकेंडरी सैंक्शन ही लगाया था, जिससे भारत को इसका बाकायदा नुकसान हुआ था। भारत ईरान से तेल लेता था लेकिन सैंक्शंस की वजह से तेल नहीं लिया। अमेरिका की पावर की वजह से ही दूसरे देश भी अब जरूर इस सफर करते हैं। उन देशों में महंगाई बढ़ जाती है। अमेरिका के प्रतिबंध के दुनिया में सबसे खतरनाक इसीलिए से माना जाता है, जो अब रूस पर बैन लगाया है उससे भारत पर भी असर पड़ा। कई देश बाकायदा सफर कर रहे हैं और इसीलिए बाकी देश अब वैकल्पिक ऑप्शंस जो है वो जरूर देखते हैं, वो तलाश रखे हैं। अमेरिका के डॉलर को मात देने के लिए दूसरे ऑप्शंस तलाशे गए हैं। सब डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश में है और पूरी तरह से इसे खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन कम करने की कोशिश जरूर यहां पर की जा रही है। अब देखिए, चीन ने भी अमेरिका से अपने यूएस बॉन्ड कम कर लिए। ईरान ने कहा कि भाई वो जो लोकल करेंसी है वो उसी में व्यापार करेगा, उसे यूएस डॉलर की जरूरत नहीं है। चीन कहता है कि वो लोकल करेंसी में व्यापार करेगा। यहाँ तक कि जो रूसी तेल है वो भी व्यापारी अब भारतीय रिफाइनरी से अमेरिकी डॉलर या फिर यूएई के दिरहम के बजाय चीनी युआन में पेमेंट करने के लिए कह रहे हैं। पहले तो ये जो भी सौदे हुआ करते थे वो होते थे डॉलर में या फिर दिरहम का ही इस्तेमाल होता था, लेकिन अब भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रूसी तेल के 2 से 3 शिपमेंट का भुगतान युआन में ही किया। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो सभी देश ट्रंप की दादागिरी के अब विकल्प तलाशने में जुटे हुए हैं और जो टैरिफ है, टैरिफ किंग अब ब्रिक्स देशों पर और भी ज्यादा टैरिफ लगाने का दावा कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अब जरूर चिंता बढ़ाते हुए नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन वर्ल्ड नाउ में अब जो अगली खबर है वो भी अमेरिका की सुपर पावर की शटडाउन की है। एक तरफ तो ट्रंप दुनिया को टैरिफ की आंखें दिखा रहे हैं, वहीं अपने ही घर में वो इस वक्त सरकार को बंद पड़ी हुई है, जिससे परेशान है। अब अमेरिका में पिछले 15 दिनों से शटडाउन जारी है। सरकार का कामकाज ठप हो चुका है, लेकिन इसका समाधान फिलहाल नजर नहीं आता। कांग्रेस में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर रही हैं। मंगलवार को सीनेट में फाइनेंशियल बिल 8वीं बार रिजेक्ट हुआ, जिसकी वजह से यह तय हो गया कि सरकारी शटडाउन जारी रहेगा। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि शटडाउन का जो फायदा है उसे उठाकर कांग्रेस सरकार के खर्चों पर अपना दबाव बनाएगी, लेकिन व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट OMB ने कहा है कि वो शटडाउन में काम जारी रखेंगे। साथ ही यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी छटनी भी जारी रहेगी। अब बजट ऑफिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सैनिकों को वेतन दें, कानून प्रणाली के कर्मचारियों को वेतन दें, लेकिन छटनियां जारी रखें, यानी कि यहाँ पर भी एक बड़े मास लेवल पर ले ऑफ जरूर नजर आएगा। और ये भी कहा और इंतजार भी करें,
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया है कि सरकारी शटडाउन के बावजूद सेवा में सैनिकों का वेतन जरूर दिया जाना चाहिए। अब 11 अक्टूबर को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट आया डोनाल्ड ट्रंप का ही। उसमें वो कहते हैं कि अपने कमांडर इन चीफ के अधिकार का उपयोग कर सेक्रेटरी ऑफ वॉर पिट हेडसेट को निर्देश दे रहे हैं कि जो भी फंड बचा है उसका उपयोग करके अपने सैनिकों को 15 अक्टूबर को भुगतान किया जाए। इसके अलावा शटडाउन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका में डेमोक्रेट समर्थित प्रोग्राम बंद किए जा रहे हैं और जल्द ही व्हाइट हाउस की तरफ से इसकी लिस्ट भी जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में चल रहे शटडाउन के कारण ट्रंप सरकार वो सभी काम कर पा रही है जो पहले नहीं कर पाती थी। उन सभी डेमोक्रेट कार्यक्रमों को बंद कर रही है जिन्हें बंद करना चाहती थी या फिर जिन्हें कभी बंद करने देना चाहती थी, कभी नहीं होने देना चाहती थी, और अब उन सभी प्रोग्राम्स को बंद किया जा रहा है। तो किसी भी कीमत पर वो वापस नहीं आने दिया जाएगा। अब समझिए, जो बंद होने वाले प्रोग्राम्स हैं उनमें से कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने सोशलिस्ट एंड क्वासी कम्युनिस्ट करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रिपब्लिकन कार्यक्रमों को इसीलिए बंद नहीं कर रहे क्योंकि हमें लगता है कि वो कारगर है। पिछले हफ्ते 7 एजेंसीज के हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था। अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 से सरकार लगातार यहाँ पर शटडाउन किए हुए है, सरकारी काम बंद है और साल 2019 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस फंडिंग बिल पास करने में असफल रही, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी बंद का ऐलान ट्रंप सरकार को करना पड़ा। अब समझिए, जो शटडाउन है, शटडाउन शुरू होते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकारों ने यह भी चेता दिया कि अगर सरकारी शटडाउन लंबा खिंचता है तो गंभीर आर्थिक नुकसान झेलना होगा। व्हाइट हाउस की एक मेमो में कहा गया कि हर हफ्ते शटडाउन जारी रहने पर अमेरिका की जीडीपी को 15 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। फिर अगर शटडाउन 1 महीने तक चला तो 43,000 लोग और भी ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। अब अमेरिका में शटडाउन का असर नजर भी आने लगा है क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। लेकिन अगर शटडाउन का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो ये ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। अब देखिए, यूएस में जो शटडाउन है उसका असर क्या है। 4000 से ज्यादा लोगों को एक तरह से ले ऑफ नोटिस मिले हैं। समझिए, ट्रेजरी से ले ऑफ्स हो रखे हैं। 1446 हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज से ले ऑफ्स हुए हैं। मैं आपको अलग अलग सेक्टर के ले ऑफ बता रही हूँ कि आखिर यूएस में शटडाउन का असर किस रूप में नजर आता है। 1200 अगर ये देखा जाए, हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के ले ऑफ्स अगर देखा जाए तो 1200 इनकी संख्या है। एजुकेशन सेक्टर से 446 ले ऑफ अभी तक हो चुके हैं। इसके अलावा हमने देखा लगातार अलग अलग म्यूजियम से 466 लोगों को एक तरह से यहाँ पर एजुकेशन से ले ऑफ हुए हैं। इसके अलावा म्यूजियम और नेशनल जू भी बड़े स्तर पर बंद हो रहे हैं। जो फार्मा कंपनीज हैं या फिर इसके अलावा यूएसडीए लोन्स भी एक तरह से मिलते हुए नजर नहीं आते। हाई इंटरेस्ट पर बैंक से अब लोन लेना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अगर ईपीए की ड्रिंकिंग वाटर सेफ्टी की बात करें तो वो ओवरसाइट्स भी पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स और बिजनेस वर्क पर सीधे सीधे इसका प्रेशर पड़ता हुआ नजर आता है। ले ऑफ्स और डिले से अब जो सामान है उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। लो इनकम फैमिलीज के लिए अब न्यूट्रिशन प्रोग्राम रिस्क में नजर आता है। ये सब कुछ हो रहा है यूएस में शटडाउन की वजह से। अब बजट बिल ना बनने के चलते अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है ये भी आपको समझना चाहिए। पूरी दुनिया की नजरें इस दौरान इस शटडाउन पर है। यूएस में किस तरह से बड़ा इसका असर है। जीडीपी में हर हफ्ते 7 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान दर्ज किया जा रहा है। इस शटडाउन की वजह से जीडीपी अब 0.1% कम हो सकती है। ये भी बड़ी बात कही गई है। अमेरिका को हर दिन लगभग 9,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और हर घंटे 369 करोड़ 86,50,000 का नुकसान यूएस को हो रहा है। 8 लाख कर्मचारी छुट्टी पर भेज दिए गए हैं। 7 लाख कर्मचारी बगैर सैलरी रहने को मजबूर हैं। शटडाउन मतलब सब कुछ बंद। अगर अमेरिका में शटडाउन होता है तो सरकार के खर्च के लिए पैसा नहीं होता, यानी कि सरकारी एम्प्लॉयज को मिलने वाली जो सैलरी है उससे लेकर सरकार तमाम दूसरे खर्च नहीं कर पाती। कई सरकारी कर्मचारियों को नए साल पर सैलरी नहीं मिलती। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि मेडिकल सर्विस हो, बॉर्डर सिक्योरिटीज हो या फिर हवाई सेवाएं वो जरूर जारी रहती हैं।
अब अमेरिका में कई बार शटडाउन, बजट पर कांग्रेस और राष्ट्रपति का डिसएग्रीमेंट भी हुआ और इसी वजह से कई बार हमने देखा है कि उस पर लगातार यहाँ पर सामंजस्य नहीं बना। अब 1980 से पहले तो ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन 1980 में अटॉर्नी जनरल बेंजामिन सेवेलिटी ने बाकायदा एंटी डिफिशियंसी एक्ट की एक कानूनी राय जारी की, जिसमें यह कहा गया कि अगर फंडिंग में कमी होती है तो सरकार को अस्थायी बंद करना पड़ेगा। वहीं 1980 के बाद में, खास करके 1990 के बाद से ही ये नियम सख्त हो गए। जैसा ही फंडिंग बिल समय पर नहीं बनता या फिर फंडिंग रुक जाती है तो सरकार अस्थायी शटडाउन कर देती है और वो एक तरह से अनिवार्य हो जाता है। अब समझिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो 435 सदस्य हैं, उसमें अगर बहुमत के तौर पर मैं देखूं तो 435 सदस्य हैं, लेकिन बहुमत के लिए 218 प्लस यहाँ पर नजर आते हैं। और अगर सीनेट के 100 सदस्य हैं, जिसमें 51 बहुमत के लिए मारे जाते हैं, और शटडाउन रोकने के लिए 60 से ज्यादा यहाँ पर आपके सदस्य होने चाहिए। 100 सदस्यों वाली सीनेट में 53 रिपब्लिकन हैं, 47 डेमोक्रेटिक हैं और 2 हैं निर्दलीय सांसद। अब ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के एक सांसद ने फंडिंग बिल के खिलाफ वोट किया, वहीं 2 डेमोक्रेट सांसदों ने बिल के समर्थन में वोट कर दिया। रिपब्लिकन पार्टी के फंडिंग बिल से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी ने हेल्थ केयर के लिए प्रावधानों वाला अपना फंडिंग बिल पेश किया था। हालांकि ये बिल भी पास नहीं हो पाया। बिल के समर्थन में 47 और विरोध में 53 वोट पड़े थे। सभी डेमोक्रेट्स ने इसके पक्ष में और सभी रिपब्लिकन ने इसके खिलाफ मतदान किया। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में खींचतान तो लगातार जारी है, लेकिन डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म फंडिंग बिल के साथ में अफोर्डेबल केयर एक्ट सब्सिडीज एक्सीडेंट हो और मेडिकल कट्स रोल एक तरह से बैंक हो। वहीं रिपब्लिकन्स पहले गवर्नमेंट ओपन करने की शर्त पर टिके हैं और अगर ये लंबा खिंचता है तो ले ऑफ्स और भी ज्यादा बढ़ेंगे। अगर ज्यादा डिले होता है तो उस पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रुके तो नौकरियां जाने का सिलसिला बढ़ता रहेगा। अब इस पूरे ट्रेड वॉर के बीच में फर्म्स पर भी सीधा सीधा इसका एक्स्ट्रा स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आता है। लो इनकम मदर्स और चिल्ड्रन के लिए ये जो मदद अभी तक कई ऐसे जो प्रोग्राम्स चलते रहे हैं वो एक तरह से प्रभावित हो सकते हैं, वो एक तरह से रुक सकते हैं। और समझिए, यही एक बड़ी चिंता का विषय अब यहाँ पर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक्स के लिए है, और सिर्फ इनके लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पर काम करने वाले तमाम कर्मचारियों के लिए है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका अमेरिका में नौकरी पेशा है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो तमाम अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी सीधा इसका इम्पैक्ट होता हुआ नजर आता है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि शटडाउन को जल्दी ही रिकवर करना होगा, जल्दी इसको रिजॉल्व करना होगा, वरना इस बार जो 2019 का एक जो शटडाउन था उससे अगर ज़्यादा खिंचता है तो शायद जो एक बड़ा दबाव जो यहाँ पर अमेरिकी गवर्नमेंट पर या फाइनेंशियल सेक्टर पर पड़ेगा, उससे उबर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। अब देखिए, अभी ही जिस तरह से ले ऑफ हुआ, जिस तरह से शटडाउन हुआ, तो जीडीपी पर अभी से इसका इम्पैक्ट पड़ना नजर आता रहा है और इसीलिए बार बार यही चिंता जताई जा रही है कि आखिर ये शटडाउन कब तक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं उस खबर की जिसने अमेरिका और उसके पासपोर्ट होल्डर के लिए बड़ा असर डाला है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पुरस्कार लेने का सपना शायद अब बहुत दूर की बात है, लेकिन इससे भी बड़ा झटका अमेरिकी पासपोर्ट को लगा है। ऐसा क्यों? दरअसल एक समय था जब अमेरिकी पासपोर्ट दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट में से एक माना जाता था, लेकिन पिछले 20 साल बाद, ये एक तरह से देखा जाए 20 सालों के बाद में पहली बार अमेरिकी पासपोर्ट टॉप 10 सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स की लिस्ट से बाहर हो गया है। क्या ये गिरावट अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव का संकेत है या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी दौर है? लेकिन ये जो गिरावट है ये ग्लोबल सॉफ्ट पावर में अमेरिका के कमजोर होते प्रभाव का बड़ा संकेत जरूर मानी जा सकती है। अब समझिए, अमेरिकी पासपोर्ट की ताकत में लगातार गिरावट आ रही है, जिसका मुख्य कारण उसकी विदेश नीति, उसकी वीजा रेसिप्रोसिटी में एक तरह से कमी है। हाल ही में ब्राजील ने अमेरिका के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री खत्म कर दी, जबकि अमेरिका ने ब्राजीलियंस को ऐसी कोई भी छूट नहीं दी। एक तरह से इसी रूप में देखा जाए तो चीन और वियतनाम ने भी अपनी नई वीजा फ्री लिस्ट में अमेरिका को शामिल नहीं किया है। ये जो पूरे चेंजेस हैं, ये बदलाव सीधे सीधे ये शो करते हैं कि अमेरिकी विदेश नीति ज्यादा खुली और पारदर्शी अब नहीं रह गई है।
जिसकी वजह से अन्य देश भी अपने दरवाजे अमेरिकी नागरिकों के लिए बंद कर रहे हैं। वहीं चाइना ने तो अपनी ट्रैवल डिप्लोमेसी के जरिए बड़ी कूटनीतिक पकड़ को और तरह से मजबूत कर लिया है और उसे वैश्विक प्रभाव बढ़ाने में एक तरह से मदद की जा रही है। जहां पर अमेरिका की रैंक नीचे जा रही है, तो वहीं चीन ने पासपोर्ट पावर में जबरदस्त उछाल दर्ज की। साल 2015 में 94वें स्थान पर रहा चीन अब 2025 में 64वें नंबर पर पहुंच गया, यानी कि उसने अपनी दूरी को कम किया है। पिछले 10 सालों में चीन ने 37 नए देशों में वीजा फ्री एंट्री हासिल कर ली है। अब 2024 में चीन भी लगभग 2 करोड़ से ज्यादा विदेशी पर्यटक बगैर वीजा के आए, जो 2023 की संख्या से 2 गुने थे। 2023 में चीन ने कई यूरोपीय देशों जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, मलेशिया और उसके बाद में अन्य देशों को भी वीजा फ्री प्रवेश की सुविधा दी थी। अब वर्तमान में देखा जाए तो कुल 74 से 76 देश ऐसे हैं जिनके नागरिक चीन में बगैर वीजा के रह सकते हैं, जिसमें यूरोप शामिल है, एशिया शामिल है, लैटिन अमेरिका है, पश्चिमी एशिया के कई देश भी शामिल हैं। और ये जो पूरा बदलाव है ना, ये चीन के पर्यटन उद्योग को और भी ज्यादा पुनर्जीवित करने और विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। अब हाल ही में रूस को इस लिस्ट में जोड़ने से साफ ये है कि बीजिंग अपनी ट्रैवल डिप्लोमेसी को बहुत ही ज्यादा चतुराई से चल रहा है, जबकि वॉशिंगटन अपनी खुली पॉलिसी में एक तरह से पीछा छूटता हुआ नजर आता है। अब अमेरिका हमेशा से ही विश्व में सॉफ्ट पावर का बड़ा केंद्र रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी ताकत घटती नजर आती है। वैश्विक स्तर पर अमेरिकी पासपोर्ट की रैंकिंग गिरने का मतलब अब अमेरिकी नागरिकों को भी कई देशों में वीजा लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक समय था जब अमेरिकी पासपोर्ट को दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कई देश अमेरिकी नागरिकों के लिए वीजा नियम और भी ज्यादा सख्त करते नजर आते हैं, लेकिन आखिर क्यों कमजोर हो रहा है अमेरिकी पासपोर्ट? अमेरिकी पासपोर्ट 2025 में पहली बार हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की टॉप 10 सूची से बाहर हो गया है और अब इसकी रैंक 12वीं है। अब मैं आपको बताती हूँ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग 2025 में आखिर क्या कहा गया है। अब इसमें इस पूरे अगर रैंकिंग को आप समझेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, अब कौन से देश हैं आप समझिए। सबसे पहला नाम आता है सिंगापुर का। वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल देशों की संख्या अब इसमें 193 हो चुकी है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है दक्षिण कोरिया। इसमें 190 देशों की संख्या है जो वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल देशों की संख्या में शामिल है। वहीं जापान तीसरे नंबर पर आता है, ऐसा देश जिसमें 189 देश जो है वो वीजा फ्री हैं या फिर वीजा ऑन अराइवल जो है वो उसमें माने जाते हैं। अब चौथे नंबर पर कई देश हैं, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्विट्जरलैंड। इन देशों की संख्या 188 है। वहीं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आयरलैंड और नीदरलैंड में 187 देश वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल सिस्टम है। पुर्तगाल, हंगरी, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीस ये 6वें नंबर पर आते हैं और इसमें भी 186 देश वीजा फ्री माने जाते हैं। वीजा ऑन अराइवल देशों की एक तरह से बड़ी भूमिका नजर आती है। तो इस तरह से हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में 2025 की अगर बात करें तो इसमें फिलहाल आपको कहीं पे भी अमेरिका नजर नहीं आ रहा। 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, चेकिया, माल्टा, पोलैंड है, जिसमें 185 ऐसे देश हैं जो कि वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल हैं। वहीं क्रोएशिया, एस्टोनिया, यूएई, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ब्रिटेन 8वें नंबर की इस लिस्ट में आते हैं, जिसमें इसमें अगर देखा जाए तो इसमें 184 वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल देश है। अब कनाडा 9वें नंबर पर है और इसमें भी इस वीजा प्रोसेस में भी करीब 183 ऐसे देश हैं जो वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल है। तो ये तो आपने टॉप 9 की लिस्ट देख ली। ऐसे ही ये कहा जाए कि इसमें अमेरिका का नाम दूर दूर तक नजर नहीं आता। कभी दुनिया के लगभग हर कोने में बगैर रोक टोक घूमने की ताकत रखने वाला अमेरिकी पासपोर्ट अब अपनी चमक खोता नजर आता है। जी हाँ, अमेरिकी पासपोर्ट की गिरावट के पीछे के कई कारण माने जाते हैं, खास करके उसकी जो विदेश नीति है या फिर वीजा रिसिप्रोसिटी की जो कमी है वो अपने आप में बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। आखिर अमेरिकी पासपोर्ट का रुतबा कम क्यों हुआ है, क्यों गिरा है, वो भी जानिए। वीजा नीति में बदलाव इसकी बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। हाल ही में बहुत चेंजेस हुए। अमेरिका ने कई देशों को वीजा
मुक्त यात्रा की सुविधा जो पहले दी जाती थी वो नहीं दी, जिसमें ब्राजील, चीन, वियतनाम जैसे देशों ने भी अमेरिकी नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा अब समाप्त कर ली है। समझिए, कूटनीतिक समझौते की कमी अपने आप में बहुत बड़ी वजह मानी जाती है। एशियाई देशों सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड ने बाकायदा कूटनीतिक विस्तार किया, लेकिन अमेरिका नए समझौतों पर उतना ध्यान नहीं दे पाया। अब जो ट्रंप आए, ट्रंप ने इस पे और भी ज्यादा दबाव बनाया और ट्रंप की नीतियों का भी बड़ा असर माना गया कि अमेरिकी पासपोर्ट का रुतबा कम हुआ। ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन और वीजा पॉलिसी सख्त कर दी, जिसकी वजह से कई देशों ने जवाब में अमेरिकी पासपोर्ट की ताकत को बहुत हद तक सीमित कर दिया। अब ग्लोबल सॉफ्ट पावर में गिरावट आई, जिसका असर अमेरिकी पासपोर्ट पर पड़ा। अमेरिकी पासपोर्ट की गिरती रैंकिंग अमेरिका के वैश्विक प्रभाव में भी कमजोरी का संकेत देती है, जबकि एशिया पैसिफिक देशों ने पेशेवर कूटनीति से अपनी स्थिति को मजबूत किया। तो ये एक बड़ा कारण रहा जिस तरह से धीरे धीरे करके अमेरिका का जो पासपोर्ट है वो कम होता हुआ नजर आया। अब यूएस पासपोर्ट की गिरती ताकत का असर अमेरिकियों के व्यवहार पर भी सीधे सीधे दिखने लगा है। हेनरी एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में अमेरिकी नागरिक इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन प्रोग्राम्स में सबसे बड़ी हिस्सेदारी बना रहे हैं। साल की तीसरी तिमाही तक अमेरिकियों ने एप्लीकेशन पिछले पूरे साल की तुलना में 67% से ज्यादा रहे। ये ट्रेंड बताता है कि कई अमेरिकी अब ऑल्टरनेटिव सिटीजनशिप या फिर रेसिडेंसी के जरिए अपनी ट्रैवल फ्रीडम वापस पाना चाहते हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत की आर्थिक, राजनीतिक और डिजिटल ताकत में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे वैश्विक स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा और उसका प्रभाव भी बढ़ रहा है। और इस बढ़ती ताकत का सीधा सीधा असर भारत की पासपोर्ट रैंकिंग पर भी देखा गया है। भारतीय पासपोर्ट में सुधार की वजह क्या है, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले कुछ वक्त में भारत का जो पासपोर्ट है वो मजबूत हुआ है। देखिए, उसकी कई बड़ी वजह हैं। भारत की बढ़ती ताकत में रैंकिंग की सुधार का एक बहुत बड़ा रीजन है वीजा एग्रीमेंट। भारत ने फिलीपींस और श्रीलंका जैसे देशों के साथ में वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल समझौते किए और इन समझौतों से भारतीय नागरिकों को उन देशों में यात्रा करना आसान हो गया, जिससे पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है। मजबूत कूटनीति, ये एक बहुत बड़ी वजह है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की मजबूती के कारण मलेशिया, थाईलैंड जैसे देशों ने भारतीयों के लिए वीजा नियमों में ढील दी और इससे भारतीय पासपोर्ट की पहुंच और भी ज्यादा स्वीकृति बढ़ी। अब डिजिटल सुविधा उसमें बहुत बड़ा एक रीजन है। देखिए, जो ई वीजा फैसिलिटी है या फिर वीजा ऑन अराइवल, ऐसे डिजिटल वीजा विकल्पों को बढ़ावा मिला है जो यात्रा को और आसान बनाते हैं। ये डिजिटल सुधार पासपोर्ट की उपयोगिता और प्रभावशालीता को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है टूरिज्म और ट्रेड। जी हाँ, भारत में जो बढ़ता पर्यटक है और व्यापार की वजह से कई देशों ने भारतीयों के लिए वीजा नियम और भी ज्यादा इजी किया है। ये आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड नाउ में। अब बात करते हैं ब्रिटेन की, जहां की वीजा पॉलिसी अब और भी ज्यादा सख्त होती नजर आती है। यदि आप भी ब्रिटेन का वीजा हासिल करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपको थोड़ा परेशान करती है, क्योंकि ब्रिटेन सरकार ने बढ़ती इमिग्रेशन को रोकने के लिए वीजा नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब जो स्किल्ड वीजा आवेदक हैं उन्हें इंग्लिश का एक नया टेस्ट पास करना होगा और इस टेस्ट से जुड़े नियमों को ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया है, जहां से नए नियमों को मंजूरी मिल गई है और ये जो नियम है भारत समेत सभी देशों के लोगों पर लागू होंगे। जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार 8 जनवरी 2026 से स्किल्ड और स्टूडेंट वीजा एप्लीकेंट्स के लिए बाकायदा सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना अनिवार्य है। ये टेस्ट होम ऑफिस अप्रूव्ड प्रोवाइडर से होगा और वीजा प्रोसेस में ही वेरीफाई किया जाएगा। अब अप्लाई करने वाले जो आवेदक हैं उनको अंग्रेजी पर बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि अब 12th क्लास के बराबर यानी कि B2 लेवल का जो टेस्ट वीजा आवेदकों को पास करना अनिवार्य होगा। जो नए नियम हैं उनको लेकर ब्रिटेन के होम ऑफिस का कहना है कि इससे यूके आने वाले लोग यहाँ की जिंदगी में आसानी से घुल मिल सकेंगे। होम सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हमारा देश हमेशा योगदान देने वालों का स्वागत करता है, लेकिन बगैर भाषा सीखे आना ठीक नहीं है।
बिना इंग्लिश जाने के लोग देश की जिंदगी में हिस्सा नहीं ले पाते। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ब्रिटेन आना है तो अच्छी तरह से भाषा सीखनी होगी और B2 लेवल का टेस्ट पास करना होगा। ये बदलाव जो है वो मई इमिग्रेशन व्हाइट पेपर का हिस्सा है, जो कि वीजा सिस्टम को और भी ज्यादा सख्त करने के लिए है। संसद में ब्रिटेन मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट यानी कि WMS में बताया गया है कि स्किल वर्क्स के लिए ये टेस्ट इंटीग्रेशन और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। अब सरकार ने ये बदलाव तो कर दिए हैं, लेकिन इसका असर बड़े स्तर पर होगा। इसका असर क्या होगा ये भी जरा समझिए। इन बदलावों में ग्रेजुएट रूट वीजा पर सैकड़ों भारतीय स्टूडेंट्स जो हैं वो सीधे सीधे इससे प्रभावित होंगे। समझिए, ब्रिटेन का वीजा मुश्किल हुआ है, स्टडी के बाद में जॉब ढूंढने का टाइम जो है वो अब जरूर इसमें एक तरह से घटा दिया गया है। 2 साल से टाइम अब 18 महीने तक कर दिया जाएगा, यानी कि आपको जो पहले 24 महीने का टाइम मिलता था वो 18 महीने का हो गया है। ये 1 जनवरी 2027 से लागू होगा, आप इस बात में समझिए। इसके अलावा PhD ग्रेजुएट्स को 3 साल की छूट जरूर मिलेगी, ये जरूर कहा गया है। तो ये बड़े जो चेंजेस हैं वो जरूर नजर आते हैं। अब होम ऑफिस मिनिस्टर माइक टेप के अनुसार डेटा दिखाता है कि कई ग्रेजुएट्स हाई लेवल जॉब्स में वो जा ही नहीं पाते, और ये जो बदलाव है ये सुनिश्चित करेगा कि वो यूके इकोनॉमी में सही योगदान दें। अब ये भी समझना होगा कि ब्रिटेन के लिए मिलने वाला जो वीजा है उसमें क्या और कितना इकोनॉमिक बदलाव हुआ। ब्रिटेन में पढ़ाई या काम करने के लिए विदेशी नागरिकों को पहले से ज्यादा पैसे भी देने होंगे, ताकि ये साबित हो सके कि वो अपना खर्च खुद उठा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो नए नियम लागू हो रहे हैं उसके तहत 2025-26 सेशन से ब्रिटेन में पढ़ने वाले छात्रों को ये दिखाना होगा कि उनके पास में रहने के लिए और खाने पीने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। और इसके लिए जो इसके तहत लंदन में पढ़ने वाले छात्रों को बाकायदा अब हर महीने करीब 1,80,000 रुपए जो हैं वो अपने अकाउंट में शो करने पड़ेंगे। समझिए, पहले ये रकम 1,74,000 रुपए थी, लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव किया गया है। वीजा के लिए जो बड़ी शर्तें हैं उसमें लंदन के बाहर पढ़ने वाले छात्रों को 1,38,000 रुपए बाकायदा दिखाना होगा, यानी कि शहर के अनुसार उसकी कैटेगरी तय की गई है। और पहले जो 1,33,000 रुपए थे अभी उसमें माइनर कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन वीजा के लिए ये अलग अलग जो शर्तें हैं उनमें एक तरह से बदलाव किया गया है। इसका मतलब यह है कि वीजा मिलने से पहले आपको ये साबित करना होगा कि आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हैं, आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं। हालांकि ये जो बदलाव है वो सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है, इसका असर कंपनीज पर भी अच्छा खासा पड़ेगा। जो कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखती हैं उन्हें अब ज्यादा पैसे देने होंगे। उसके तहत छोटी या फिर चैरिटी संस्थाओं को भी लगभग 56,633 रुपए एक व्यक्ति पर प्रति साल टैक्स देना होगा। पहले ये सिर्फ 42,000 रुपए हुआ करता था। वहीं जो बड़ी कंपनीज हैं उन्हें लगभग आप ये मान के चलिए 1,55,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति साल देना होगा। जो पहले राशि 1,17,000 रुपए हुआ करती थी, लगभग उसी के आसपास की थी। अब बताया ये जाता है कि ये जो कदम है ये इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए है। ब्रिटेन में विदेशी वर्कर्स और स्टूडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोकल जॉब्स हैं, जो लोकल सर्विसेज हैं, उस पर दबाव बढ़ रहा है। सरकार का मकसद है कि योग्य लोगों को ही ब्रिटेन में अब एंट्री मिले, ये जरूर कोशिश की जाए।